जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आपके लिए रेलवे कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और यहाँ पे देखो जितने भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे। तो चलते हैं अपने जीके जीएस की क्लास में और देखते हैं आज हमारे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पूरे 50 क्वेश्चन हैं और सभी लोग क्लास को बहुत ही ईमानदारी के साथ में और सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं समय को बिना बर्बाद किए। और पहला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। तो किस राज्य सरकार ने ये की है आपको बताना है। तो देखो ये प्रश्न आपका आएगा दोस्त, क्योंकि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपका हो जाएगा झारखंड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। लेकिन अगर एसआई में हो सकता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है उसके तहत कितनी राशि दी जाती है, तो याद रखना दोस्त 2 लाख रुपए दिया जाता है। कितना? 2 लाख रुपए दिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी। तो गोरिल्ला ग्लास तो आपको पता ही होगा, आपके आईफोन में आता है ना, बहुत से फ़ोनों में आता है कि जो जिसपे टूटता नहीं है और स्क्रैच नहीं बनता है। तो गोरिल्ला ग्लास जो है ये विनिर्माण सुविधा है, कहाँ पर स्थापित की गई है, तो आप याद रखना ये तेलंगाना, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और देखो ये भी आपका करंट से है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो आज की क्लास में आपको इतिहास से लेके करंट तक का सारे जितने क्वेश्चन आपके संभावित बन सकते हैं और जो आपके प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं सभी मिलेंगे क्लास के अंदर। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है कब किया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 1894। 1894 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मुझे ये 1896 दिखा, तो ये तो मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है 1896 में हुई थी एथेंस में। और देखो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दे रखा है, ऑप्शन सी मैं आपको बता दूँ कि 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी तो 1901 में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ये एसआई वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही दोस्त। तो आप क्या बताएंगे, ये 19 मई, देखो आप एसआई या कांस्टेबल किसी की तैयारी हो नोट कर लो, 19 मई 1894 को कहाँ पर हुई थी, लाहौर में हुई थी। कहाँ पर? लाहौर में हुई थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि आप सभी प्रश्नों को पहले तो नोट करें और जितना कम समय लगे 50 प्रश्नों को करने में उतना कम समय में इनको हम कर ले जाएं। देखो यहाँ पे दिया गया है कि नई संसद का उद्घाटन कब हुआ था। नई संसद का उद्घाटन आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो जो हमारी नई संसद बनी है उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। तो 28 मई 2023 मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका जो एरिया है वो कितने वर्ग मीटर में है, तो आप क्या बताएंगे। याद रखना है इसका जो एरिया है वो आपका हो जाएगा 64,500 वर्ग मीटर। ठीक है, 64,500 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे देखो वर्ग मीटर सही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप याद रखना 64,500 वर्ग मीटर। ठीक है, अगर इस पे खर्च की बात करेंगे तो कितना खर्च हुआ था इसे बनाने के लिए, तो वो भी आप याद रखना 971 करोड़ रुपया। कितना? 971 करोड़। ठीक है, 971 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये लगभग बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है कई पेपरों में। तो इनको आप एक बार नोट करना और देखना जरूर। तो इसका सही जवाब आपका अजातशत्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध राज्य जो था उसकी जो राजधानी थी प्रथम, वो तो थी राजगृह। राजगृह मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। लेकिन ये प्रथम थी, उसके बाद जो बन गई थी वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी द्वितीय पाटलिपुत्र।
कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ऑप्शन वाइज जो यहाँ पे दे रखा है उसमें आपका सही जवाब जात्रिक ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्न नोट किया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ठीक है। और इसके जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है जो कि आपको बताना है महावीर स्वामी। जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी और 24वें तीर्थकार मतलब कि अंतिम और 24वें जो तीर्थकार थे वो महावीर स्वामी थे। और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। और देखो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से प्रश्न भी आएंगे और दोनों के जो उपदेश हैं वो किसके शासनकाल में दिए गए थे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखना ये आपका हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा देखो 9 प्रश्न हो चुके हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और ये इनके आचार्य भी थे। ये जो कौटिल्य या फिर आप बोल सकते हो चाणक्य या फिर आप विष्णुगुप्त बोल सकते हो। तो ये जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के अध्यापक भी थे, गुरु थे। इन्होंने ही इन चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसे समझिए आप कि जो सम्राट बनाया था वो पूरा का पूरा सपोर्ट इनके गुरु कौटिल्य का था। और इनकी एक पुस्तक है कौटिल्य की जो आप याद रखना अर्थशास्त्र, जो कि बिल्कुल राजनीति पे आधारित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था और अशोक जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो अशोक से कलिंग का जो युद्ध हुआ था उससे भी प्रश्न आते हैं, उनको एक बार देख लेना। बाद बाकी आप क्या करोगे, देखो 10 क्वेश्चन हो गए हैं। पहली बार कह रहा हूँ और सिर्फ क्लास में एक ही बार मैं कहूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त लोग बहुत कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्त, कहते हैं ना कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो कोई बात नहीं है दोस्त, अगर आपको क्लास पसंद आए तो यार प्लीज़ अपने भाई की सपोर्ट के लिए एक बार क्लास को लाइक वाला बटन, थंब वाला बटन जरूर दबा देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और आप याद रखना कि जो मौर्य साम्राज्य में क्या चलता था, पढ़। और ये देखो जब नंद वंश था, मौर्य वंश की शुरुआत जो हुई थी नंद वंश को खत्म करने के बाद हुई थी, जिसका लास्ट शासक कौन था? धनानंद था। भाई धनानंद को मार के ये धनानंद ही तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि मगध का वो कौन सा शासक था जो सिकंदर का समकालीन था? तो याद रखना वो था धनानंद। ठीक है। और ये नंद वंश का आखिरी शासक था जिसे मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो उस टाइम पर जो प्रचलित मुद्रा थी वो थी पढ़। ठीक है। और देखो यहाँ पे दीनार दे रखा है, दीनार बताइएगा। दीनार कौन से वंश में चली थी? तो ये जो चली थी ये गुप्त वंश में चली थी दीनार। ठीक है। और देखो आप चांदी का टका और सोने का जीतल ये कौन से काल में किसके वंश में चले थे, ये आप क्या करेंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो मैं आपको बताऊं, जो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में कहने के लिए बोलता हूं उन सभी को मैं भी नोट करता हूं और क्या करता हूं अगली क्लास में, देखो जो कमेंट में बता देता है ठीक है, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता देता हूं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आपका सही जवाब है वास्तुकला, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? देखो ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप बताएंगे कि प्रथम जो विश्व युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये याद रखना आपका अगस्त 2014 से 18 इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ 14 से 18 मतलब कि अगस्त में हुआ था। अगस्त 1914 से नवंबर 2018 तक। ठीक है। अगर आपसे द्वितीय पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 39 से 45। ये जो ऑप्शन 2 में दे रखा है ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने
अगले प्रश्न पे। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और देखो जितनी भी योजनाएं हैं और आपके मिशन हैं, ठीक है, कार्यक्रम हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो आपसे पूछा गया है तो आप बताएंगे टीकाकरण से। किससे? टीकाकरण, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? मिड डे मील योजना, जो कि आपने देखा होगा जो आपके प्राइमरी पाठशाला वगैरह होते हैं वहाँ पे खाना जो मिलता है ना बच्चों को, खाना मिड डे मील, उस योजना का शुभारंभ पूछा जाता है। तो आप याद रखना उसका 1995 में हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस फल की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो देखो हर जगह से आपको प्रश्न मिलेंगे, आज हर टॉपिक से अलग अलग प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है किस फल की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर जो है ये आपके अंगूर, ऑप्शन ए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे विटीकल्चर, पोमोलॉजी, ठीक है, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे कि कौन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 21 मई 2024 को फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? देखो 2024 का क्वेश्चन पूछ लिया है, मतलब कि ये आपके करंट का क्वेश्चन है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 21 मई 2024 को फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो अगर आपको ये पता होगा कि फीफा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। अगर नहीं पता है तो आप फिर नहीं बता पाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि देखो इसका 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। 120वां का मतलब क्या हो गया आपका? इसकी स्थापना कब हुई होगी? तो इसकी स्थापना हुई होगी 1904 में। कब हुई होगी? 1904 में। अब इसमें आप क्या करोगे? 2024 को माइनस कर दो, 2024 से 1904 को माइनस करोगे, 120वां स्थापना दिवस आपका निकल के आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली अंडर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो पहली, यहाँ पे देखो पहली है अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और ये आपको नोट कर लेना है। और आज की क्लास में मैंने बोला है ना आपके लिए, आज की क्लास में नहीं, अब जितनी भी आपको क्लास मिलेंगी वहाँ पे आपको करंट से लेके हर क्वेश्चन जो आपके पेपर से संबंधित है, पूछा जा सकता है, मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब कोलकाता, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो ये कहाँ पर स्थित था? तो ये था पाकिस्तान, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक जो हैं वो किसके राज्य चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। और देखो एक प्रश्न आता है कि रेशम मार्ग पर किसका कब्जा था? तो रेशम मार्ग पर कनिष्क का कब्जा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? देखो ये आपके पेपर में, आपके ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं आज आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आरआरबी में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे देखो पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना है वो बल्लवाचार्य जी ने की थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री बल्लवाचार्य जी हो जाएगा सही जवाब। और आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र को मैंने कई बार बताया, आप याद रखेंगे। और वाल्मीकि जी ने क्या किया था? इन्होंने रामायण को लिखा था, रामायण की जो रचना है रामायण को लिखा था और वाल्मीकि जी ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है वो किससे संबंधित है? तो ये तो हम सभी को पता है कि जो चेतक था वो किसके पास था? तो वो हमारे महाराणा प्रताप जी के पास था, महाराणा प्रताप जी के पास था। और देखो जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक और नाम याद आया था जो महाराणा प्रताप जी अपने घोड़े को कह के बुलाते थे। क्या कह के बुलाते थे? कह के बुलाते थे बुलबुल। क्या? बुलबुल। तो ये आप बुलबुल याद रखेंगे। बुलबुल किसे कहते थे? वो अपने घोड़े को। तो ये आप याद रखेंगे। और महाराणा प्रताप जी के सम्मान में एक लाइन कि कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अकबर कभी इनके सामने लड़ने नहीं आया, क्योंकि जितने वजन का अकबर था उतने का इनके पास अकेले भाला हुआ करता था। बाद बाकी तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन जो भाला था वो अकबर के वजन से ज़्यादा का था। तो यहाँ पे दिया गया है कि 5857 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? इसे क्या बोलते हो? प्लासी की लड़ाई, प्लासी का युद्ध,
यही बोलते हो ना, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। सही बता रहा हूँ ना मैं आपको। और देखो इसमें किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। तो रॉबर्ट क्लाइव मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि मिर्जा गालिब किस बादशाह की समय में था। तो मिर्जा गालिब जो है वो किस बादशाह के समय में था। यहाँ पे देखो की का के हो गया, ठीक है, यहाँ पे की नहीं होना चाहिए, यहाँ पे के होना चाहिए। किस बादशाह के समय में था? तो ये था बहादुर शाह द्वितीय के टाइम पर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और देखो एक प्रश्न मैंने आपको उस दिन बताया था, मुझे याद है क्योंकि मैंने उसे 4 बार लिखा था और 5वीं बार शेयर किया, फिर आप लोगों के साथ में भी डिस्कस करा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था। तो वो कौन था? मिर्जा गालिब। ये याद रखना, ये आपसे पूछा जाएगा। और बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था उसे अंग्रेजों ने, उसने क्या किया था? दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसे यहाँ से पकड़कर रंगून स्थानांतरित कर दिया था। ये भी पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? रंगून कर दिया था। रंगून कहाँ पड़ता है? तो ये भाई म्यांमार में पड़ता है, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो बर्मा या म्यांमार, रंगून। और ये वो सॉन्ग एक मुझे देखो याद आ गया कि मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन। एक गाना था ना, बहुत पहले मैं छोटा था तो मैंने सुनता था, ये बहुत पुराना गाना है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इन्हें देखो सरदार की जो उपाधि है ये कहाँ मिली थी? तो ये कहाँ पर मिली थी? ये वारदौली में मिली थी। कहाँ पर? वारदौली में मिली थी। और वारदौली में महिलाओं के सहयोग से इन्हें गांधी जी ने ये सरदार की उपाधि दी थी। किसने? गांधी जी ने। तो ये भी आप याद रखें, गांधी जी ने इन्हें बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था वहाँ पर ये उपाधि दी थी और वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार कह के संबोधित किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन हुआ? तो देखो डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास में हुआ है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ये UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। और ये देखो आपका करंट का क्वेश्चन है, ये आप जरूर इसको नोट कर लेना। और देखो क्या है, आप इससे समझ चुके होंगे कि मैं भी करंट अफेयर की क्लास पढ़ना स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दोस्त पेपर के अंदर करंट के 5 से 6 और हो सकता है कि 8 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पढ़ना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पे जाओ, वहाँ सर्च मारो कि लास्ट 6 मंथ या लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर। ठीक है, पूरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो सारे नोट कर लो, उन्हें पढ़ लो, क्योंकि वहाँ से आपके 8 क्वेश्चन लगभग सही होने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? ये आपके लिए HW है। और इनमें से आपको बताना है, अगर कोई और है जैसे कि जेफ बेजोस, ठीक है, बेजोस, यहाँ पे बेजोस होगा, ठीक है, जेफ बेजोस। तो आप कौन बने हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इस प्रश्न का जवाब करेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, एक प्रश्न आपके लिए HW है जो कि ये था। देखो यहाँ पे दिया गया भारत में कमल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो कमल मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? वो आपका हो जाएगा सही जवाब दिल्ली, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और आगरा में आपका ताजमहल है, लाल किला है। लाल किला, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था बताओ? ये बनवाया था मेरे भाई अकबर ने। और दिल्ली का शाहजहां ने। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और कानपुर में क्या है? कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग, देखो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो याद रखना, इसका जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भाई क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप क्या है?
तो देखो यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब तो मुझे पता है कि मेरे 100% जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन मुझे देख रहे हैं सभी ने कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही इतने अलग हैं। लेकिन यहाँ पे जो और मैंने ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इस ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न का जवाब। देखो ये लाइट एमिटिंग डायोड जो है ये किसका होता है फुल फॉर्म, तो मैंने उस दिन आपसे कहा था एलईडी लाइट जो आप घर में जलाते हो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो नोट कर लो और इसको रट लो एक बार। लाइट एमिटिंग डायोड, तो लाइट एमिटिंग डायोड ये तो हो गया आपका एलईडी का। देखो यहाँ पे आपसे ये दे रखा है बेसिल कैलमेट ग्यूरेन, तो ग्यूरेन जो है ये आपका किसका हो जाएगा बीसीजी का जो टीका लगता है आपको पता होगा। जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका टीबी की रोकथाम के लिए आपको लगाया जाता है। और पोलियो के जो दो बूंद आपको पिलाए जाते थे, तो पोलियो की रोकथाम के लिए पिलाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो बीसीजी का टीका आपका टीबी जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं, बेसिल क्लेमेट ग्यूरेन। और यहाँ पे देखो आपसे सी का मतलब या वी का मतलब भी पूछा जाता है पेपर के अंदर, आपसे पूछा जाएगा बीसीजी में बी का अर्थ है, तो बी का अर्थ क्या है या सी का अर्थ क्या है, ये आप पूरा देख लीजिएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। और मैंने शायद आपको 1-2 दिन पहले ही बताया था कि वो देश है जिसने 6G लॉन्च कर दिया है, जिसने 6G सेवा को लॉन्च कर दिया है। वो देश कौन सा है, जापान है। तो प्रश्न का सही जवाब भी आपका जापान हो जाएगा। देखो मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो आपका नॉर्वे को कहा जाता है। वो देश कौन सा है जहाँ पर 5 सूर्य दिखाई देते हैं, तो भाई वो कोहरे की वजह से दिखाई देते हैं और वो चीन में दिखाई देते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, किस लिए, कोहरे की वजह से दिखाई देते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई। यहाँ से 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, एक तो इसका आप जवाब करिएगा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अब यहाँ से एक प्रश्न आपका ये पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य या फिर आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आंध्र प्रदेश 1953। भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था 1953 में। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है किस आईआईटी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ये देखो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन है। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और पढ़ भी एक बार जरूर इसको रिवीजन करेंगे। ये जो आयोजन है ये हुआ है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया है वो आईआईटी मद्रास में किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। भाई रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था और वेद व्यास जी ने क्या, महाभारत लिखा था, ठीक है, महाभारत। तो देखो महाभारत और ये रामायण आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन अनुवाद फारसी में तो बदायूनी बच रहा है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो यहाँ से बदायूनी तो सही जवाब हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा विश्व का जो काव्य है, ठीक है, सबसे बड़ा काव्य महाभारत है आपका। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं सबसे पुराना जो है वो भी आपका महाभारत हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और सबसे पुराना वेद आपका कौन सा, ऋग्वेद हो जाएगा। ये भी आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो ये देखो कौन था, ये था मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑप्शन
ए होगा यहाँ पे आपका सही जवाब, और गलती से मैं बी टिक कर रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, या सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना 1936 में की गई थी। तो ये भी देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज की क्लास में आपको करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो 50 क्वेश्चन होने में बहुत 15 क्वेश्चन आपके बाकी हैं, और वहाँ तक आपको करंट के भी मिलेंगे और भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि दासबोध किसकी रचना है। दासबोध जो है ये किसकी रचना है, तो ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पता है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता है तो इस देखो कैसे याद रखोगे। यहाँ पर दासबोध है ना, तो दास आगे है, जिसकी ये रचना है उसके नाम के पीछे दास है, तो ऑप्शन ए लगा देना है सही जवाब। रामदास आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो इवन बतूता से भी एक पूछा जाता है, इसकी रचना आप याद रखना रेहला नामक, क्या है, रेहला नामक, मैं लिख देता हूँ, देखो रेहला नामक, ठीक है। और चाणक्य की तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, अर्थशास्त्र वो तो आपको रट्टी पड़ी है। देखो यहाँ पे दिया गया है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, पहला उपदेश सारनाथ में, तो ये तो सब आपको पता ही है। लेकिन इनके गुरु, ये देखो यहाँ पे आपके लिए एसआई वालों भैया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो थे आलार कलाम। आलार कलाम ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसकी अध्यक्षता में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की। तो भाई किसकी सलाहकार जो अध्यक्षता में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की गई, तो आप बताएंगे। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, भारत। और देखो ये करंट का क्वेश्चन है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसकी बैठक कब से कब तक हुई, तो वो भी मैं आपको बता दूं, 20 मई से 30 मई तक हुई, ठीक है, 20 मई से 30 मई तक हुई। तो ये भी आप याद रखेंगे, और इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत ने की। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज भारत में क्या बदला, यही बदला। कभी ऐसा होता था दोस्त कि सारे देश के बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते थे वो सब लाइन से खड़े होते थे और हम कहीं इधर कोने में पड़े होते थे। लेकिन आज क्या है, आज पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी हो, सारे विश्व के लोग खड़े होते हैं, और जो वहाँ पे चीफ गेस्ट होते हैं वो 99% हमारे भारत के ही प्रधानमंत्री जी होते हैं या फिर हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारा बदलाव है, इस चीज़ को याद रखो। और देखो यहाँ पे पूछा गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जलवायु फुटबॉल कप 2023 की मेज़बानी की। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जलवायु फुटबॉल कप 2023 की मेज़बानी की, तो इसका आप सही जवाब क्या लगाएंगे, लद्दाख, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और देखो ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने वो फोटोज़ देखे हैं जो कभी 2010, 5 या 2001, 2014 के से पहले के और उसके बाद के, तो उसमें मैंने यही बदलाव देखा है कि एक टाइम वो था जब हम कोने में खड़े होते थे, और एक टाइम वो है जब हम वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के जाते हैं। तो ये हमारा बदलाव है, ये हमारा प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे दिया गया है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उक्ति किसकी है। तो ये उक्ति किसकी है, और ये आपके लिए जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना दोस्त, राम प्रसाद बिस्मिल जी। और देखो यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जी और भगत सिंह जी का नाम आया है, तो मैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप कर रहा हूँ, और आप भी एक बार जय हिंद जरूर टाइप करिएगा। और देखो यहाँ पे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ झील किस देश में है। ग्रेट बैरियर रीफ झील किस देश में है, तो ये किस देश में है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कनाडा। क्या, कनाडा। अब यहाँ पे देखो एक और याद रखना, क्या नाम है उसका, ग्रेट स्लेव झील, ठीक है, ग्रेट स्लेव झील भी आप याद रखना, ये भी आपकी कनाडा में है। तो यहाँ पे बैरियर झील और ये स्लेव झील, तो ऐसे आप दोनों को याद रखेंगे, ये आपकी दोनों कनाडा में है। जहाँ पे ग्रेट लगेगा दोनों समझ जाना कि ये कनाडा की बात हो रही है। चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे दिया गया है G20 शिखर सम्मेलन के साथ दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है भाई। जब G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी तो ये कहाँ पर किया गया था, तो आप क्या बताएंगे। जो ये नटराज की प्रतिमा है ये आपकी दिल्ली में स्थापित की गई थी, तो मतलब कि भारत, ऑप्शन बी। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिल्ली भी मिल सकता है और भारत भी लिखा हुआ मिल, अगर देखो भारत के नाम दिए जाएंगे सारे ऑप्शन में तो आपको दिल्ली मिलेगा, और अगर विश्व के नाम दिए जाएंगे तो आपको भारत मिलेगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो आप क्या बताएंगे। तो आप तुरंत बताएंगे कि भैया वो बैकाल झील है। और देखो मैं बताऊं यहाँ पे जो आपकी ये बान झील है ना, बान झील, ये क्या है, ये विश्व की लवणीय झील है, लवणीय झील, ठीक है, लवणीय झील। तो ये भी आप याद रखना, देखो लवणीय झील, तो ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और नील जो है ये सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आप याद रखेंगे, आपके लिए जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखो सॉरी, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको पता है एंजिल है, कहाँ पर स्थित है, वेनेजुला में है। कहाँ पर स्थित है, वेनेजुला में है। लेकिन क्या आपको ये पता था कि ये कौन सी नदी पर स्थित है, नहीं पता था, तो याद करो कैरोनी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र दे रखा है, ब्रह्मपुत्र जो है ये चौड़ी नदी है सबसे, और यहाँ पे देखो आपको बता दूँ ये भारत की है। और देखो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है ना वो है 2900 किलोमीटर, क्या 2900 किलोमीटर। हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे दिया गया है कौन सी विश्व की खारे पानी की झीलों में से एक है, इनमें से कौन सी है जो विश्व में खारे पानी की झीलों में से एक है। तो आप क्या बताएंगे, तो आपका सही जवाब मृत सागर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और आपको पता है जो जितना खारा पानी होता है ना, उस समुद्र में अगर आप उतर जाओगे ना तो डूबोगे नहीं। क्यों, बताओ क्यों, ये आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मुझे पता है कि उन्हें पता होगा, लेकिन वो अपना समय इस पे देना नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएंगे, ये मेरा भरोसा है। और जो भी मुझे बताएगा 1 समोसा, और सब्सक्राइब कर दो तो 2 समोसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में बता दो भैया मैंने सब्सक्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्लास में आपका वो जो आप बताएंगे कमेंट को भी लगाऊंगा, और साथ में आपको मेरी तरफ से 2 मानसिक रूप से समोसे दिए जाएंगे। देखो यहाँ पे भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, दक्षिणतम द्वीप पूछा गया है। देखो ये गलती मैंने कर दी थी उस दिन। भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका मध्य अंडमान। लेकिन मैंने जब इस प्रश्न को कर रहा था, टेस्ट दे रहा था, मैं भी टेस्ट देता हूँ भाई, तो मैंने वहाँ पे ग्रेट निकोबार की जगह मध्य अंडमान लगा दिया। लेकिन जो दक्षिणतम है वो है आपका ग्रेट निकोबार, और सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका मध्य अंडमान है। तो ये आप याद रखेंगे, और ये ऐसी गलती नहीं करना है पेपर के अंदर, जो कि मैंने उस दिन टेस्ट में कर दी। तो जो दक्षिणतम आपका द्वीप है वो है आपका ग्रेट निकोबार, और जो सबसे बड़ा है वो आपका मध्य अंडमान हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। देखो ये प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने किया है और थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, उड़ीसा हो जाएगा। और ये कब किया है ये भी, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट तभी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये 3 फरवरी 2024 में किया गया है। कब, 3 फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया है, इसलिए आपका ये जानना जरूरी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य कौन करता है। कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य कौन करता है। और कंप्यूटर से एक कॉमन क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अभी मैं बताऊंगा, पहले इसका जवाब कर लेते हैं, जिसे बोलते हो आप हार्ड डिस्क, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। देखो एक पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। आपको बोल दिया जाएगा मॉनिटर, ठीक है, आपसे बोल दिया जाएगा माउस, आपसे बोल दिया जाएगा विंडो, और आपसे बोल दिया जाएगा यूपीएस। अब आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो माउस, जो यहाँ पे माउस है इसे आप टच कर सकते हो, मतलब ये हार्डवेयर है। मॉनिटर है, इसे आप छू सकते हो, जो टीवी होती है ना वो मॉनिटर होता है, उसे भी आप छू सकते हो।
आप जो माउस जिसे देखा हुआ चूहे जैसा पकड़ के चलाते हैं, 2 बटन होती हैं राइट और लेफ़्ट, और एक बीच में स्क्रॉल करने के लिए होता है, स्क्रॉल के लिए, तो वो भी आपको पता होगा। विंडो क्या होता है? विंडो प्रोग्राम सेट करता है, पढ़ता है कंप्यूटर के अंदर, ना कि उसे टच कर सकते हो। यूपीएस आपका, तो वो तो आपको पता है। सीपीयू, वो भी आपको पता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, आज आप इस क्लास से जो भी इस क्लास में लास्ट तक रहा बहुत कुछ सीख के जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको शायद नहीं पता होगा। देखो श्रव्य तरंगें वो होती हैं, आपको पता होना चाहिए, श्रव्य तरंगें वो होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जिन्हें हम हमारे कान सुन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आवृत्ति जो तरंगें होती हैं वो कौन सी है? आवृत्ति, ये तो आवृत्ति वाली हो ही गई। ठीक है, आपसे आश्रव्य तरंगें पूछी जाएंगी। देखो आश्रव्य, तो आश्रव्य तरंगें जो होती हैं वो होती हैं 20 हर्ट्ज से कम, जिनको हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। और देखो यहाँ पे आपको बता दूं, पराश्रव्य तरंगें होती हैं, पराश्रव्य तरंगें ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है। तो पराश्रव्य तरंगें जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं, जिन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। तो देखो जिन्हें नहीं सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, मतलब कि पराश्रव्य तरंग। जिन्हें सुन सकते हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इन्हें आप सुन सकते हो, तो ये आपकी श्रव्य तरंगें होंगी। आश्रव्य तरंगें वो होती हैं 20 हर्ट्ज से भी कम, जिन्हें आपके कान नहीं सुन सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जिन्हें आप नॉर्मल तरीके से नहीं सुन सकते हो। तो यहाँ दिया गया है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो हमारे राज्यपाल जी होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी थी। और स्थानांतरित अगर पूछेगा तो ये हुई थी 1912 में। कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले ये थी कोलकाता में। तो ये देखो आप याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, जितने भी भाई मेरे, अगर किसी को कोई फिजिकल करने में कोई दिक्कत आ रही हो, कहने का मतलब आपको रनिंग में कोई दिक्कत आ रही हो, बीम में कोई दिक्कत आ रही हो, जंप में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे बता सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, जो कि मैं आपको अपना नंबर पहले ही दे चुका हूं। तो आप और क्लासों को जाके देख लेना, उसमें मेरा नंबर मैंने दे रखा है। तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम शिवम पटेल जीके क्यूज सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई फिजिकली दिक्कत आ रही है आपको दौड़ने में, तो आप मुझे बता सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपको खुद सूचित कर दूंगा, आपसे खुद मिल लूँगा। तो यहाँ पे देखो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। और सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।